हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम हिस्ट्री की सीरीज जो है वो डिस्कस करते जा रहे हैं वन बाय वन। स्टार्ट की है जो हमारा टॉपिक जो है हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने सोर्सेज डिस्कस कर लिए, देन हमने जो है अलग अलग जो उसके आगे टॉपिक्स बनते थे, ठीक है, स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया डिटेल के अंदर। देन हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज द वैदिक एज। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने डिस्कस किया था, उसके डिक्लाइन के अंदर हमने एक पार्ट जो है वो डिस्कस किया था कि आर्यंस ने इन्वेड किया। किसने? आर्यंस ने इन्वेड किया। तो वो भी एक कारण माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अब जो है वो क्या हो गई, टोटली खत्म हो गई। तो वहीं से स्टार्ट जो मेजर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो मेजर एक नई सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है दैट इज द वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक एज। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि इसका नाम वैदिक एज क्यों पड़ा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जैसे हमने देखा स्टोन एज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर हम स्टोन का इस्तेमाल करते थे। फिर हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नाम पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि पहली साइट हड़प्पा डिस्कवर हुई थी। देन किस रिवर इंडस के आसपास वो जो है वो फ्लरिश हुई, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हमारे पास टॉपिक आता है वैदिक एज। तो इसको वैदिक एज क्यों कहा जाता है इस टाइम पीरियड को, तो हम इससे देख लेते हैं, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस भी करते हैं। बट जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खत्म होने के बाद उसका जब खात्मा हो जाता है, उसके बाद एक न्यू सिविलाइजेशन देखने को मिलती है दैट इज द वैदिक एज। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैदिक इंडिया है, ठीक, उसकी हिस्ट्री हमें कहाँ से देखने को मिलती है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहाँ से? रिलीजियस टेक्स्ट से, दैट इज द ऋग्वेद। कहाँ से? ऋग्वेद से देखने को मिलती है। ठीक, Vedas which give the periods its time. The Vedas recorded not only the religion of the Vedic people but also the details of their lives that gives us a look at their political, social and economic pattern. अब ये चीज क्या बोल रहा है कि जो वैदिक इंडिया है, ठीक, उसकी हिस्ट्री हमने कहाँ से रिकंस्ट्रक्ट की, किस चीज को हमने जो है रेफर किया, दैट इज द रिलीजियस टेक्स्ट यानी वेदास को। जो मोस्टली सारे वेदास जो है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर कंपाइल किए गए, दैट्स वाई हम इस एज को जो है वो वैदिक एज भी कहते हैं। ठीक, तो इस सारी की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हमें पता चल गया रिलीजियस टेक्स्ट से मिलती है। ठीक, अब उधर से ही इसका नाम क्या पड़ा? वैदिक पीरियड। नहीं, अब जो वेदास है वो सिर्फ हमें रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में नहीं बताते हैं, यानी लोगों का रिलीजन क्या था, लोग किस तरीके से जो है अपना उनका बिलीफ सिस्टम था, सिर्फ उसके बारे में नहीं बताती है, यानी हमें तफसील से ये चीज डिटेल के अंदर ये चीज समझाती है, बताती है कि उस टाइम के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली किस तरीके से रहते थे, सोशली एंड इकोनॉमिक पैटर्न वहां के लोगों का क्या था। ठीक, इकोनॉमिक पैटर्न वहां के लोगों का क्या था, ये सारी चीजें हमें जो है वो कौन डिस्कस कराता है? ठीक, ऋग्वेद बताते। देन हमारे पास ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट लिटरेरी क्रिएशन है। जब हमने अपनी सोर्सेज को भी डिस्कस किया था एंशिएंट सोर्सेज के अंदर, उसके अंदर भी हमने डिस्कस ये चीज किया था कि हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट जो लिटरेरी क्रिएशन है दैट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारी ऐसी बुक है जो सबसे पुरानी लिखी गई है इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडो यूरोपियन लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पुरानी किताब जो है वो कौन सी है? ऋग्वेद की। ठीक, जो लोगों की सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन हमारे पास आता है आर्यंस। अब आर्यंस से ही बन रही है वैदिक एज। तो अब हम पढ़ते हैं ये आर्यंस कौन थे, कहां से आए, उनका मकसद क्या था। The Vedic age is perceived to have been initiated in India about 1500 BC and extending up to 600 BC। अब कहा जाता है कि वैदिक एज इंडिया के अंदर इनिशिएट कब हुई? 1500 साल पहले। ठीक, और यानी कि 1500 BC से लेकर वो चलती है 600 BC तक।
ठीक। अब ये क्या बोलता है कि ये एज कब स्टार्ट हुई माना जाता है, ये एज स्टार्ट हुई जब कौन लोग आए, यानी कि आर्यंस आए, और वो कहाँ पर रहा करते थे, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में रहा करते थे। जो वर्ड आर्यन है वो वर्ड आर्या से लिया गया है, यानी उसका मतलब अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो उसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि किसी बड़े तबके के अंदर जो है किसी की पैदाइश होना, ठीक है, बड़ी कास्ट के अंदर हो गया, ये सारी चीजें। बट जनरली जब हम इस वर्ड को रेफर करते हैं, आर्यन वर्ड को रेफर करते हैं, तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी रेस के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक, तो इतना से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। उसके बाद हमारे पास आता है वैदिक कल्चर कब डेवलप हुआ, किन की वजह से डेवलप हुआ, आर्यंस की वजह से डेवलप हुआ, और वो किस पर बेस्ड था, वेदास पर। हमारा टॉपिक का नाम ही वैदिक जो है एज है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस पर बेस्ड थे ये, वेदास पर बेस्ड थे। और वेदास कहा जाता है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली ट्रांसमिट होते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई इल्म आया, उसको मैं आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो है वो ओरली ट्रांसमिट करूंगी, ठीक, ओरली बताऊंगी इस तरीके से आगे। इसी की वजह से हम इस पीरियड को जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर भी डालते हैं। कुछ हिस्टोरियन वो ये चीज बोलते हैं कि इस टाइम पर हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, यानी था तो था बट ओरली ट्रांसमिट हो रहा था, तो रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो ये फिर टाइम पीरियड जो है किसमें फिट बैठता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, ठीक। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि इसीलिए कभी कभी हम अपने लिटरेरी सोर्सेज के अंदर देखते हैं कि इस जो ये वाला वेदास है, इसको श्रुति भी कहा गया। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी एक ने सुना, देन उसको पास ऑन किया, देन अगली जनरेशन के पास गया, अगली के पास गया, अगली के पास गया, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक। उसके बाद अब हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, कहाँ से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। वैदिक एज कहाँ से शुरू होती है, इतना से याद रखना है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। फिर किसके आने से हुई, आर्यंस के आने से हुई, ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। अब हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरियंस इसके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं कि ये लोग जो हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी आर्यंस कहाँ से आए, इंडिजिनियस पीपल थे यानी यही के लोग थे या बाहरी लोग थे। The most accepted view is that they lived somewhere to the east of the Alps, the region of the Caspian Sea, and also in the southern Russian steppes, as believed by scholar namely Max Muller and Dr. Thapar. जो मोस्ट बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके ओरिजिन के रिगार्डिंग, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज है वो ये है, जो मैक्स म्यूलर और डॉक्टर थापर मानते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये लोग जो है एल्प्स, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको दिखेंगे बड़े बड़े माउंटेन्स ईस्ट वाली साइड, ठीक, और कैस्पियन सी के आसपास का जो रीजन है वहां पर ये लोग रहते थे, और साउदर्न स्टिप्स यानी रशिया के साउदर्न वाली साइड पर जो पेस्टोरल लैंड्स है यानी ग्रास लैंड्स है उस रीजन पर रहते थे। और कौन स्कॉलर इसको बिलीव करते हैं, मैक्स म्यूलर एंड डॉक्टर थापर। अब दूसरा भी बोलता होगा, अब देखते हैं उसको क्या बोलता है दूसरा वाला। अच्छा, अब ये क्या बोलते हैं कि अपनी स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए आगे फर्दर पॉइंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्रूफ्स भी प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है वो सेमी नोमैडिक पीपल थे, यानी नोमैड्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हिजरत करना, यानी ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं, यानी जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह सीजनली जो है वो आना जाना होता रहता है। तो सेमी नोमैटिक हो गया, यानी मतलब कहीं उनका एक जो अपना एक परमानेंट बेस तो हुआ करता था, लेकिन फर्दर वो सीजनली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते थे। बहुत सारे रीजन रहे, ठीक, उसको किसी और टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड मिलीनियम बीसी के अंदर, मिलीनियम क्या होता है, 1000 साल मिलकर एक मिलीनियम बनाता है, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि सेकेंड मिलीनियम बीसी के अंदर उन्होंने अपने ओरिजिनल होम से मूव करना शुरू कर दिया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया ईस्टवर्ड्स और साउथवर्ड्स की तरफ।
ठीक, अब जो बुगुस-कोई इंस्क्रिप्शन जो 1400 साल पुरानी है, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी हिट्टाइट्स एंड मिटानी रूलर्स जो हितानी के थे, उनके बीच में, जिसके अंदर हमें वैदिक गॉड के मेंशन मिलते हैं, कौन किस-किसके, इंद्रा, मित्रा, नसत्या एंड वरुण। ठीक, जो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि इन आर्यंस का जो होमलैंड है कौन सा है, सेंट्रल एशिया। अब हित्ताइट्स और मितानी रूलर्स जो हैं ये कहाँ-कहाँ कौन-कौन से रीजन के हैं, अनातोलिया यानी कि मॉडर्न डे तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक, ये वाले एरियाज हैं। तो यानी जब वहां से अगर हमें इंस्क्रिप्शन मिल रही है उसके अंदर आर्यंस लोगों के जो हैं वो गॉड्स के नाम मिल रहे, दैट मीन्स वहां पर भी लोग आर्यंस रहे होंगे या उनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री है जो यहाँ पर इंडिया के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आर्यंस आए और जो वहां पर आर्यंस हैं। ठीक, तो वहां से ही एक जगह से दूसरी जगह वो गए होंगे, ठीक है, एक ने अलग एरिया पकड़ा, एक ग्रुप ने अलग एरिया पकड़ा, तो यही चीज सपोर्ट करती है कि सेंट्रल एशिया जो है वो आर्यंस का होमलैंड है। ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इनके व्यू को काउंटर करते हैं, दैट इज गंगानाथ या एसी दास। अब उन्होंने बोला दे आर फॉरेनर्स, वो बाहर से आए, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आए। ठीक, अब जो दूसरे स्कॉलर्स का ग्रुप है वो ये कहता है, जैसे कि गंगानाथ हो गया, झा एसी दास हो गया, वो एक थ्योरी देते हैं जिस थ्योरी का नाम है सप्ता सिंधु थ्योरी। सप्ता सिंधु हो गया लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी वहां से 7 नदियां बहती थी, जिसके अंदर जो है सरस्वती, जनाब, जनाब, झेलम, रावी आता है, और भी बहुत सारे आते हैं 2-3, ठीक है, वो मेरे जहन से अभी निकल गए। ठीक, लेकिन वो 7 रीजन, वो 7 रिवर्स के आसपास जो है ये लोग बसे, तो उसी रीजन को कहा गया सप्ता सिंधु। तो ये जो स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है आर्यंस इंडिजीनियस पीपल हैं, यानी यहीं के लोग हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ही लोग हैं, फॉरेनर्स नहीं है, बाहरी लोग नहीं है। और वो किन रीजन्स में रहा करते थे, पंजाब और सिंध के रीजन्स में रहा करते थे। ठीक, जिसको उसने रिगार्ड किया कि सप्ता सिंधु उनका ओरिजिनल होमलैंड है। ठीक, तो जिस इसके अंदर जो है मोस्टली आता है एरिया, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट आता है, पाकिस्तान का कुछ पार्ट आता है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडिया का कुछ पार्ट आता है। ठीक, तो उन सब रीजन्स को मिलाकर जहां से 7 रिवर्स फ्लो करते हैं, ठीक, उसी रीजन को सप्ता सिंधु कहा गया। अब जो वैदिक एज किसने एस्टैब्लिश की, आर्यंस ने एस्टैब्लिश की, उसके बारे में हमें एक और न्यू चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि जो ऋग्वेदिक लैंग्वेज है और जिंद अवेस्ता जो है, यानी ज़ोरास्ट्रियंस की जो बुक्स हैं या उनकी जो लैंग्वेज है, उसके अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ज़ोरास्ट्रियन मोस्टली जो है वो ईरान से जो है वो ये ताल्लुक रखते हैं। ठीक, तो अब ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि यानी यहाँ पर भी इनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री है, कॉमन, इनके बीच कोई ना कोई सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक, अब दूसरे हमारे पास आते हैं कि अब हमारे एक चार्ट जैसा है हमारे पास कि इनकी अलग अलग स्कॉलर्स की क्या क्या थ्योरी है कि आर्यंस कहाँ से आए। थ्योरिस्ट का नाम है आर पांडे, वो बोलता है कि सेंट्रल इंडिया से आए, वहां उस रीजन के अंदर ये रहते थे, रिजाइड करते थे, उनका ओरिजिनल होम ये था। एल डी काला बोलता है कश्मीर से। ठीक, फिर उसके बाद एसी दास बोलता है सप्ता सिंधु। ठीक, सप्ता सिंधु। फिर हमारे पास आ जाता है, ठीक, फिर पीटी लक्ष्मीधार शास्त्री कहता है कि हिमालयन फुटहिल्स से इनका आना हुआ। मैक्स म्यूलर सेंट्रल एशिया से बोलता है। ठीक, दयानंद सरस्वती बोलता है तिब्बत से इनका ओरिजिन हुआ, इनका ओरिजिनल होमलैंड जो है वो तिब्बत है। हर्ट्सफेल्ड जो है वो बोलते हैं तुर्किस्तान। ठीक है, रोड्स बोलता है बैक्टीरिया से आए। ब्रंदिस ब्रांडस्टिन बोलता है स्टिप से आए। ठीक है, पेनका एंड हर्ट बोलता है जर्मनी इनका ओरिजिनल होमलैंड है। बीजे तिलक जो है वो आर्कटिक रीजन से बोलता है। यानी अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग उसके अंदर व्यूज के अंदर, ठीक है, डिवाइड है, अलग अलग देते हैं, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि ये इनका ओरिजिनल होमलैंड जो है वो कौन सा है और वो लोग जो है वो कहाँ से आए। ठीक है, कुछ बोलते हैं इंडिया से ही है, कुछ बोलते हैं फॉरेन से।
अब हमने थ्योरीज पढ़ ली, हमने पढ़ लिया आर्यन्स क्या होते हैं, ठीक है, इस एज को वैदिक एज क्यों कहता है, कौन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास आता है एडवेंट ऑफ द आर्यन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है आर्यन पीपल किस तरीके से जो है वो आए, किस रीजन से आए, अगर वो बाहरी इलाके से आए तो कैसे आए। ये माना जाता है, मतलब हिस्ट्री के अंदर हम मानना ही लेते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एंशिएंट है, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियन अपने अपने तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को। ये माना जाता है कि इंडो आर्यंस कहाँ से माइग्रेट होते हैं, इंडो आर्यंस माइग्रेट होते हैं सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो हमने पहले मैक्स म्यूलर और डॉक्टर थापर की थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट पढ़ी कि उन्होंने बोला सेंट्रल एशिया से आए थे, तो ये सेम चीज कह रहा है कि इंडो आर्यंस जो है वो कहाँ से माइग्रेट हुए, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अलग अलग स्टेजेस के अंदर, अलग अलग वेव्स के अंदर, यानी थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड उनको लगा, ठीक है, अलग अलग उसके अंदर वो है यहाँ पर आए, किसके जरिए आए, एशिया माइनर, यानी जो मॉडर्न डे तुर्की है वहां से ये एंटर हुए इस रीजन के अंदर। अब ईरान से, जैसे हमने ज़ेंद अवेस्ता के अंदर भी और वैदिक उसके गॉड्स के बारे में जिक्र सुना था, अब हमें पता है ईरान के और आर्यंस जो हैं वो आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं। ईरान से एक आर्यंस का ग्रुप जो है वो इंडिया की तरफ मूव करता है। अब ये जो इंडो आर्यंस और ईरानियन आर्यंस थे, इन्होंने ईरान को ऑक्युपाई किया कुछ टाइम के लिए, और जिस पार्ट को इन्होंने ऑक्युपाई किया, उसके ऊपर रूल किया, उसको बोलते हैं अरैया और हरेवा, ठीक, उस रीजन को जो इंडो इरानियंस एंड द इरानियंस आर्यंस ने ऑक्युपाई किया, ठीक। देन हमारे पास आता है थ्रू हिंदकुश द इंडो आर्यंस। हिंदकुश जो है वो माउंटेन्स, ठीक, हिंदकुश के जरिए इंडो आर्यंस जो है वो इंडिया के अंदर आए, कब, 1500 बीसी के अंदर। अब वो फिर उन्होंने कहां पर माइग्रेट किया, फिर वो कहां पर रहने लगे, सप्ता सिंधु रीजन के अंदर उन्होंने अपना होमलैंड बनाया। अब ये आर्ग्यू किया जाता है वो बाहर से आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे होंगे उनके साथ कन्फ्लिक्ट में आए होंगे, उनके साथ वॉर की होगी, उनको मारा होगा, उनको कत्ल किया होगा, उसके बाद ही यहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो रूल जमाया, हक जमाया। तो सेम चीज ये कहता है कि जब वो बाहर से हमने देख लिया कि माइनर एशिया यानी तुर्की के जरिए वो यहाँ पर आए थ्रू हिंदकुश, जो माउंटेन रेंज है उसके जरिए यहाँ पर आए 1500 बीसी के अराउंड, ठीक, और सप्ता सिंधु रीजन को उसने अपना होमलैंड बनाया। अब माना जाता है कि उस टाइम पर यहाँ पर इंडिजिनियस लोग, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो थे द्रविडियंस, ठीक है, यहाँ पर उस टाइम पर जो लोग जो है रूल कर रहे थे, उनको, उनके साथ आर्यंस कॉन्फ्लिक्ट में, जाहिर सी बात है जब बाहर से आएंगे यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनको मारेंगे, और यहाँ वाले लोग जो है वो कमजोर होंगे, तभी वो बाहरी उस चीज को जो है वो काउंटर नहीं कर पाए, ठीक। तो ऋग्वेद के अंदर इन लोगों का नाम, जो नॉन आर्यंस थे, उनका नाम कैसे, किस तरीके से, किस टर्म से उनको रेफर किया जाता है, दासार, दास्यूस, ठीक है। अब ऋग्वेद आर्यंस के टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई है, तो वो बाकी नॉन आर्यंस को डिग्रेड तो करेंगे ही, ठीक है। त्रसद वास्यु एक आर्यन चीफ था जिसने बहुत सारे यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को ओवरपावर किया, यहाँ के चीफ्स को मारा, यहाँ के लोगों को मारा, और खुद उनके ऊपर हुक्मरानी जो है वो कायम की, ठीक, विद दास्यु हत्या। यानी क्या, कहाँ से हमें इन हाइमन से ये पता चलता है, तो यहाँ के जो दास्यूस थे, यानी मोस्टली अगर हम देखें तो नॉन आर्यंस की बात कर रहा है, तो उन लोगों को इन्होंने कैसे जो है उनके ऊपर हक जमाया, रूल किया, इन लोगों को स्लॉटर करके, यानी इन लोगों को मार कर, इनका कत्ल करके, जिसका हमें बार बार मेंशन ऋग्वेद के अंदर मिलता है। जब आप ऋग्वेद को स्टडी करोगे कहीं, या उसकी थोड़े पार्ट्स को स्टडी करोगे, तब आप इन टर्म्स को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे दास्यूस, दासास, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर वहीं से हम स्टोरी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को जो कौन से द्रविडियंस, उनको मार गिराया और फिर यहाँ पर वो किया, रूल किया। अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस रहे कि आर्यन इतनी जल्दी जो है वो एक्सपैंड कर रहे थे, इतनी जल्दी फ्लरिश हो रहे थे, इतनी जल्दी यहाँ के सोसाइटी के अंदर घुल मिल रहे थे, मिंगल कर रहे थे, ठीक। अब
जो उनकी रैपिड एक्सपेंशन के लिए जो रीजंस थे, उनके पास ट्राइब्स थे, यानी रथ थे, जो कौन चलाता था? घोड़े चलाते थे। ठीक, अब उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए एडवांस चीज, इससे पहले यहाँ के लोगों के पास नहीं था। दैट मीन्स द्रविडियंस के पास नहीं होगा, इसलिए वो उनको हरा नहीं पाए। ठीक है, इनका वारफेयर सिस्टम थोड़ा मोर एडवांस था यहाँ के लोगों के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए ये चीज यहाँ पर जीत जाते। इनके पास जो हथियार थे वो अच्छी क्वालिटी के ब्रॉन्ज के बने हुए थे। ठीक है, और ये आर्मर का यूज करते थे, यानी बरमान का, यानी वो जो शील्ड वाला सूट होता है, यानी कोई अटैक करेगा, कोई तीर, तो वो मेरे ऊपर नहीं बचेगा, वो सूट के ऊपर लगेगा और वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर उसको अटैक कर भी रहा है तो उसके पास बरमान आर्मर है, तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव मशीन्स इनके पास थी, जिसको पुरुषा रिश्नु कहा जाता था। तो ऐसी मशीनरी जो एट ए टाइम हर चीज को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर रही है उस टाइम पर। तो ये सब चीजें होने के बावजूद जो है उनका रैपिड एक्सपेंशन तो बनता ही था। अब आर्यंस इसी तरीके की, इसी रीजन की वजह से लोकल लोगों से जो है वो क्या कर रहे थे? मिंगल कर रहे थे। अब इतनी दहशतगर्दी कोई फैलाएगा तो आम लोग उससे डर जाएंगे। ठीक है, और वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो सेम चीज होती है उसके बाद, जहां पर उनको जो लोग नहीं उनको सबमिट कर रहे थे, वहां पर उन्होंने डरा धमका के सबमिट करा लिया। उनके चीफ मार दिए। जब चीफ मार दिया तो उसके अंदर जो लोग हैं उसमें क्योस फैल जाएगा। फिर दूसरा गैर जो आ गया, यानी दूसरे फॉरेनर जो है वो आकर वहां पर रूल कर देगा। सेम चीज यहीं पे रिपीट हुई, और फिर लोकल लोग जो है उनके साथ ही लोग मिंगल कर गए, यानी घुल मिल गए, और उन्होंने यहाँ के लोगों का रहन सहन जो सिस्टम था, एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ था यहाँ के लोगों का, इंडिजिनस पीपल का, वही अडॉप्ट कर लिया। और फिर वो सेटल हो गए छोटी छोटी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज के अंदर, ये आर्यंस। ठीक, अब हमारा जो पहला इसका सब टॉपिक है वो है अर्ली वैदिक एज। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मोस्टली हमारी जो वैदिक एज है, वैदिक एज जो है हमारे पास देखो 1500 से उसका टाइम पीरियड है 600 तक। ठीक, तो हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक तो अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, यही दो पार्ट है। अब जो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन की, जिसको कंसल्ट करते हैं हम और अर्ली वैदिक के बारे में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमें पता है कौन है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 1028 हाइमन्स वजन लिखे हुए हैं उसके अंदर है, और वो 10 मंडलास के अंदर डिवाइडेड है। मंडलास को आप इस तरीके से ले लो, यानी वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक, वो जो 10th मंडला है उसके अंदर एक हाइमन मौजूद है, पुरुष हर्षुक्ता। ठीक, जो हमें किस चीज के बारे में बताता है? 4 वर्णास के बारे में बताता है। और वर्णा क्या है? एक हायरार्कियल सोशल सिस्टम था, किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर था, कि कैसे मतलब उनकी क्लास के बेस पर सोसाइटी को आपस में डिवाइड किया जाता था। तो वहीं से जब हम वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो लेटर आगे कास्ट सिस्टम में तब्दील हो जाता है, वो किस तरीके से हुआ, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कौन देता है? ऋग्वेद। ठीक, 4 वर्ण सिस्टम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आते हैं। इसको हम आगे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ऋग्वेद के अंदर अलग अलग जो है उनके नाम से रिवर्स का मेंशन था। जैसे हमारे पास आ जाता है, हाँ, तो हमारे उनको ज्योग्राफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जो ऋग्वेद ये जो आर्यंस है, जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं वहां से हमें पता चलता है ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हमें जिक्र देखने को मिलता है। तो उस चीज से हम ये आइडिया लगाते हैं कि उनको ज्योग्राफिकल नॉलेज यहाँ की इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत ज्यादा था, और सोच समझकर उन्होंने जो है कोई भी रीजन ऑप्ट किया जहां पर वो रहते थे या रूल करते थे। ऋग्वेद जो है वो हमें ज्योग्राफी, किस तरीके से अर्ली वैदिक पीरियड का एक्सपांस हुआ ज्योग्राफिकली, ठीक है, उस सब चीजों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कौन करता है? ऋग्वेद प्रोवाइड करता है। आर्यंस किस किन एरिया तक कन्फाइंड थे, जिसको हम सप्ता सिंधु कहते हैं, यानी मॉडर्न डे ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों वाला, और यूपी के कुछ पार्ट, वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट।
ठीक है। तो ये सारे रीजन के अंदर जो है ये क्या थे, कन्फाइंड थे, यानी इन एरिया के अंदर इन्होंने रूल किया। अब देखो ये वो रीजन है जहां पर पानी खुला बह रहा है, 7 रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, फर्टिलिटी है, हर चीज है। तो उन रीजन के अंदर अगर ये ऑप्ट कर रहे हैं, पानी भी है, जमीन भी सरखेज है, मौसम भी अच्छा है, तो वहां पर रह रहे हैं, तो दैट मीन्स उनको ज्योग्राफिकल नॉलेज कितनी ज्यादा है। उसके बाद जो ऋग्वेदिक पीपल है वो ज्योग्राफिकल एरिया से काफी वाकफियत रखते थे, बहुत चीजें जानते थे। नादी शुक्ता हाइमन जो है ऋग्वेद के अंदर, उसके अंदर 21 रिवर्स का मेंशन है, ठीक है, जो जिसके अंदर ईस्टर्न साइड में गंगा आता है, और कुबा जो काबुल के अंदर यानी अफगानिस्तान के है, अंदर है, जो वेस्ट रीजन के अंदर है, ठीक है, उसका जिक्र भी हमें देखने को मिलता है। तो आप वहां से देखो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन लोगों को ज्योग्राफिकल नॉलेज कितना ज्यादा है, ठीक है। तो हम हाइमन्स के जरिए रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद गोमाल जिसका न्यू नेम गोमाती है, कुर्रम जिसको कुरुमू कहते हैं ऋग्वेदिक नेम, कुभा जिसको न्यू नेम काबुल है, ठीक है, सुवास्तु स्वात हो गया, सिंधु इंदस, यहीं से हमारा जो है वो हिंदू नाम पड़ा इंडिया का, इसको रिलेट करते जाया करो, ठीक है। उसके बाद आता है दृशवती जिसको गगर चितांग भी कहते हैं, सतुद्री सतलुज, विपासा ब्यास, परुष्णी रावी, अस्किनी चिनाब, चिनाब का पुराना नाम क्या है अस्किनी, और झेलम का है वितस्ता, ठीक है, जो हमें ऋग्वेद के अंदर जिसके मेंशन मिलते हैं, क्योंकि वैदिक एज के उसकी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब इन लोगों की पॉलिटी किस तरीके से थी, यानी पॉलिटिकल तरीके से ये आपस में एक दूसरे को जैसे कैसे चलाते थे, ठीक है, सारी चीज। तो कोई भी डिफाइंड पॉलिटिकल हायरार्की हमें अर्ली वैदिक एज के अंदर देखने को नहीं मिली, क्योंकि उतनी ज्यादा अभी डेवलप्ड एज नहीं थी ये, ठीक है। अब राजन्यास हुआ करते थे, ऐसी टर्म देखने को मिली राजन्यास। राजन्यास वो लोग हुआ करते थे जो जंगे लड़ते थे। अब ये लोग जो है ट्राइबल पॉलिटी होती थी, यानी कबीले में रहते थे, एक छोटा सा ग्रुप हो गया, वहां से कबीला दर कबीला लोग रहते हैं, ठीक है। फिर यही चीज वो बोल रहा है, उसमें अपर पोजीशन जो है वो राजन्यास की होती थी, बाकी जो क्लान्समैन होंगे उनकी लोअर पोजीशन होगी, ठीक। उसके बाद सभा समिति विधाता एंड गणा, ये सारी जिस तरीके से आज का हमारा पार्लियामेंट हो गया, ये सेम उन पुराने लोगों का पार्लियामेंट हो गया, काउंसिल्स हो गई, ठीक, प्लस काउंसिल्स, ठीक। ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी उस टाइम की, जहां पर जो है वो लोग अपनी सोशल पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक रिलीजियस किसी भी तरीके का कोई भी इशू है उसको डिस्कस करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मतलब एक कबीले के अंदर तो कोई भी चीज डिस्कस की जाएगी, जैसे आज के जमाने के अंदर कहाँ पर होती है, पार्लियामेंट के अंदर होती है, तो उस टाइम पर इनके पास यही थे, समिति सभा गणा संघा, ये सारी चीजें इनके पास थी, तो यहीं पर ये जो है वो क्या करते थे, डिस्कस करते थे। अब विधाता जो है वो सबसे ओल्डेस्ट असेंबली हुआ करती थी, सभा और समिति जो है वो बहुत ज्यादा उनमें से इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है। मोस्टली सबका काम जो है वो सेम ही हुआ करता था। अब जो सभा है वो अलग अलग क्लैन से कुछ कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब बहुत सारे मतलब एक कबीले के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लोगों को उठाया जाता था और एक काउंसिल बनाई जाती थी, फिर उसका नाम रखते थे सभा। और टर्म सभा जब हम आती है बुक्स के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि वो असेंबली की बात भी कर रहा है और असेंबली हाल की भी बात कर रहा है, ठीक है, यानी किस जगह पर हो रही है उसको भी डिनोट कर रहा है। समिति जो है वो ट्राइबल असेंबली है, ठीक है। सभा हमने पढ़ा कि वो काउंसिल है किस किस की, अलग अलग क्लैन मेंबर्स की, अलग अलग लोग मिलेंगे, क्लैन मेंबर से सिलेक्ट किए जाएंगे। अब जो समिति है वो जनरल ट्राइबल असेंबली है, एक ट्राइब की असेंबली हो गई, ठीक है, और लिक्स एक्सक्लूसिव होगी, ठीक, और वुमेन्स भी जो है वो सभा और समिति को ज्वाइन करती है। तो वहां से थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है कि वुमेन्स की पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी थी वहां पे। दोनों सभा और समिति जो है वो कहा जाता था कि वो एक डाइटी हुआ करता था वैदिक लोगों का, जो है प्रजापति, उसकी बेटियां हुआ करती थी, ठीक है। अब जो किंग है तभी उनका नाम जो है आगे इन्हीं के नाम पर जो है वो असेंबलीज बन गई आगे। अब जो किंग है उसको कौन असिस्ट करेगा, पुरोहित। पुरोहित हो गया रिलीजियस लीडर, जिसके अंदर प्रीस्ट आ गया, ठीक है,
और इसके अंदर और क्या आ जाएगा, और वो उसका एडवाइजर हुआ करता था, ठीक। एंड द सेनानी, सेनानी हो गया जो मिलिट्री को लुक आफ्टर करता है, जो मिलिट्री चीजें जो है उसको लुक आफ्टर करता है। तो किंग को कौन असिस्ट करेगा, यानी हमारे पास क्या है, हमने पॉलिटिकली चीजें देख ली, हमारे पास असेंबलीज है, कितनी असेंबलीज है, 3-4 हमने पढ़ ली, ठीक। कौन कौन सी है वो भी हमने पढ़ ली। उसके बाद हम एक हायरार्की बनाते हैं इसकी, किंग था, उसके बाद उसको कौन लीड कर रहा था, पुरोहित, पुरोहित जो है वो रिलीजियस लीडर भी हुआ करता था, और कौन सा हुआ करता था, चीफ एडवाइजर हुआ करता था, किंग को एडवाइस करता था कौन सी चीजें कैसे करनी है। उसके बाद उनके साथ जो है वो क्या होता था, सेनानी, और सेनानी कौन सा है, जो मिलिट्री चीजों को लुक आफ्टर करता था। उसके बाद यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, यानी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, जो आज भी हिंदू रिचुअल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पुरोहित ग्रू मैनीफोल्ड। अब क्या हो रहा है कि पुरोहित, हमने पढ़ा कि वो रिलीजियस लीडर्स भी है, ठीक है, रिलीजियस हाँ लीडर्स भी है या पर्सनालिटीज हम कह सकते हैं। तो उस टाइम पर जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि वॉर्स हो रही थी। अब वॉर जीतने के दौरान हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, जैसे यज्ञ परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारी पूजाएं वगैरह कराई जाती हैं, तो उसमें कौन लगता है, प्रीस्ट लगता है। तो सेम चीजें जब हम सेक्रीफाइस करते थे पहले, ठीक है, कहीं एनिमल्स की बलि लगती थी, कहीं इंसानों की बलि लगती थी, तो उन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती थी, पुरोहित की जरूरत पड़ती थी, ठीक। तो सेम वो चीज बोल रहा है कि इसी रीजन की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हद तक जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन व्रजापति, जो किसका, पैस्चर ग्राउंड, यानी जहां से जो खाने वाली घास होती है, यानी जानवरों की, ठीक है, उसका हेड, उस लैंड का पूरा हेड जो किसको बनाया जाता था, व्रजापति को, और वो किसको भी हेड करता था, फैमिलीज का भी हेड हुआ करता था, बहुत सारी फैमिलीज, फैमिलीज के हेड को हम बोलेंगे जो है व्रजापति। और दोज ऑफ द फाइटिंग ग्रुप्स, यानी ग्रामीणीज का भी हेड कौन हुआ करता था, व्रजापति। ग्रामीणीज हो गए जैसे कि वो लोग जो बैटल्स के अंदर लड़ते थे। उसके बाद ट्राइबल ग्रुप्स, अलग अलग हमें उनके नाम मिलते हैं, जैसे व्रता, रमा एंड सरदा, ये मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करते थे। तो इन सब चीजों से पूरे से हमें पता चल गया दैट देयर पॉलिटी वाज टोटली बेस्ड ऑन ट्राइबल पॉलिटी, ठीक है। ट्राइबल पॉलिटी पे सारी उनकी जो है वो सारी सिस्टम चलते थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्राइब जो है वो कन्फ्लिक्ट में आते थे। दो तरीके के कन्फ्लिक्ट होते थे इनके, एक यहाँ के लोगों के साथ, नॉन आर्यंस के साथ, और कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो आपस में लड़ते थे। फिर एक वॉर का जिक्र जो है वो एक रिवर पर होती है, ठीक, जिसमें 10 किंग्स जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिर फर्दर हम सोशल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, वुमेन्स की क्या पोजीशन थी, इनकी इकोनॉमी किस चीज पर बेस्ड थी, इनका फूड जो है वो क्या था, और अलग अलग इनके जो गॉड्स हुआ करते थे अर्ली वैदिक पीपल के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपके जहन के अंदर आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक आप इसको रिवाइज करो। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।